बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जिस तरह लास्ट वीक की सबसे बड़ी अपडेट पीएसएल के हवाले से थी कि पीएसएल पोस्टपोन हो गया था। अब पीसीबी ने जो विंडो तलाश की है वो जून की है कि रिमेनिंग मैचेस अब जून में होंगे। उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका का दौरा भी होने को है। 27 को पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका ट्रैवल करेगी। मोहम्मद वसीम ने कल 32 लड़कों का स्क्वाड भी अनाउंस किया है। इन सारों पे बात करने के लिए आज हमारे पास बड़े ऑनरेबल गेस्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हैं, लेकिन उनकी जो असल रिकग्निशन है वो उनके एनालिस्ट है। बड़े कमाल किस्म के उनके एनालिसिस होते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है वन एंड ओनली मुजाहिद जमशेद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप सुनाएं इरफान जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपने इतना हैवी किस्म का इंट्रोडक्शन करवा दिया। नहीं, हमारे लिए बड़ा ऑनर है सर, थैंक यू कि आप आए। अच्छा, आपसे डिस्कशन तो काफ़ी लंबी मैं करना चाहूँगा ये सारी चीज़ों के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि कैसे आपने क्रिकेट स्टार्ट की। आल दो के पाकिस्तान की सबसे थोड़ा खेले, लेकिन ए टीम और दूसरा आप काफ़ी ज़्यादा खेले, तो सारा थोड़ा सा ब्रीफ रिकॉर्ड भी किए हुए हैं अंडर 19 और पाकिस्तान ने, वो थोड़ा सा एक आपके हवाले से लोग जानना चाहते हैं, वो बताइए प्लीज़। बड़ा सिंपल है। जिस तरह हर कोई स्टार्ट करता है वही स्ट्रगल से बैग उठाया, ग्राउंड जाना, लेकिन थोड़ा सा मुझे एज था कि मेरी फैमिली में तकरीबन कोई 8 से 10 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं। अच्छा। तो उनको और एज में इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था, तो उनके साथ एक ही टीम में खेलना और उसमें काफ़ी अच्छे प्लेयर भी थे, उनको देख के और शौक़ पैदा हुआ। मेरे अंकल थे, अच्छा। वो उस क्लब को रन करते थे। राइट। तो ये होता है कि जब आपके अपने ही कोई क्लब रन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है और आपको अच्छी अच्छी एडवाइजेस भी मिलती हैं अगर आप में टैलेंट हो। अगर टैलेंट नहीं हो तो फिर कोई भी आप पे तवज्जो नहीं देता। तो वो हम लकी के मेरे बड़े भाई और फैमिली में सारे मेंबर्स जो हैं वो एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और यही वजह थी कि मैंने क्रिकेट को प्रोफेशन के तौर पर। पाकिस्तानी फ्लैग का लगना सीने पे बहुत बड़ा एक ऑनर होता है, लेकिन आपकी जो पहचान बनी वो एनालिसिस बनी। तो फिर आपने आपको फिर आपका एक और रूप भी है जो लोग नहीं जानते कि आप लेवल 3 भी किया हुआ है माशाल्लाह। आप बिल्कुल। तो ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी। तो उसमें एनालिसिस के हवाले से बात करना चाहूँगा, वो कैसे थॉट आई कि मैंने अब इसको एज ए कैरियर परसू करना है? देखो, आप जैसे अगर एंकर सामने मिल जाएं तो चीज़ें थोड़ी सी सीखने का मौका मिल जाता है, इसलिए कि जब एक नॉलेजेबल एंकर आपके साथ बैठा हो तो कोई ना कोई ऐसी टेक्निकलिटी की बात करता है जिससे आपको उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है। तो यही वजह थी कि शायद आप जैसे लोगों के साथ बैठ के और मुझे वो प्रेशर लेने की आदत थी एज ए क्रिकेटर, तो उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि मुझे ये था कि अगर मैं टीवी पे बैठूँ या सोशल मीडिया पे कभी आऊँ तो आपकी जो कैलकुलेशन है या आपकी जो गेम सेंस है उस पर आप मात ना खाएं। सबसे पहले तो हम आज आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं कि आपके दबंग किस्म के एनालिसिस की आप पूछते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पीएसएल के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था और हम बड़ा प्राइड भी ले रहे थे। पीसीबी को जहाँ क्रेडिट देना चाहिए ओबियसली हमें देना चाहिए कि उन्होंने 235 मैचेस कंडक्ट करवाए, डोमेस्टिक पहले से लंबा करवाया, फिर जिम्बाब्वे की टीम आई, साउथ अफ्रीका का सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त हमने कंडक्ट करवाई। बट पीएसएल हमारी, मेरा ख्याल है, इससे बड़ी प्रोडक्ट थी, हम उसको बचा ना पाए। और एक इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सारा हमें कहना चाहिए कि कई, मैं अगर उसकी लिस्ट बयान करना शुरू करूँ कि बबल बड़ा वीक था, लोगों के इंटरेक्शन बड़ा वीक था, फ्रेंचाइज ऑनर आते जाते थे, जो आपने शोबिस के लोग थे वो उनका इंटरेक्शन था, फिर कमेंटेटर बबल का पार्ट नहीं थे, फिर उसके अलावा जो हाउसकीपिंग स्टाफ था स्टेडियम का उनका आना जाना घरों में था। तो बबल तो ये कहीं नहीं रहे हो ना, बबल का तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि सारे के सारे उस पार्ट होंगे उस चीज़ का। तो वो आप क्या देखते हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्ट, इतना बड़ा हमारा एसेट, उसको इस तरह हमने ज़ाया कर दिया। और मैं तो उसको इस तरह रिलेट करता हूँ 2009 के इंसिडेंट की तरह कि श्रीलंका की टीम के ऊपर जैसे अटैक हुआ, क्योंकि ह्यूमन लॉस की बात करना शुरू करना है, तो उधर लोगों की जान को ख़तरा था और हमारे कंट्री के अंदर 8-10 साल क्रिकेट वापस नहीं आई। ये भी खुदा न खास्ता अगर कोई एक आधा प्लेयर कोई गड़बड़ हो जाती, जैसे 7 से बाद में 2 प्लेयर्स और का कोविड पॉजिटिव आया, अगर किसी का ह्यूमन लॉस हो जाती, कोई लाइफ चली जाती, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को उसी तरह डेंट करता जिस तरह उसने किया। तो ये सारे सिनेरियो को पीसीबी को कैसे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखें इरफान, जो 4 महीने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करवाई उन्होंने, बबल जो था उनको उसकी वायलेशन नहीं की। और सबसे जो मैं लास्ट प्रोग्राम में भी एक जगह पे बैठा हुआ ये बात कर रहा था कि पीसीबी को इतना ब्लेम नहीं देना चाहिए। मैं बड़ा ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने भी आपके हेड मैनेजर थे जी, वो
एक्स क्रिकेटर भी थे और वो उनको पता था कि हमने प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है और उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे और उनको बार बार इस चीज़ के लिए रियलाइज़ करवाते थे कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे हो सकता है फिर आपका डोमेस्टिक क्रिकेट भी अफेक्ट हो। तो यही चीज़ें अगर बार बार आपको किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको अपने फ्यूचर को भी देखना होता है। ठीक। यहाँ गलती कहाँ हुई, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं प्रॉब्लम कहाँ थी जी। और उसका सलूशन क्या था। बड़ा सिंपल था कि आप जितने भी फ्रेंचाइजीज थे उनकी रिक्वेस्ट करते कि जो हेड मैनेजर है हम आपको देंगे। पीसीबी हेड मैनेजर देता वेल मैच्योर्ड और वेल ट्रेंड जो इस सिस्टम से ऑलरेडी अटैच थे, क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका को इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिए और उनको बड़ा सिक्योर रखा। फिर आपने और भी टीमें डोमेस्टिक क्रिकेट करवाया, जिम्बाब्वे आई, तो ये सारी चीज़ें आए जाके पीएसएल की यूँ ही इफेक्ट हुआ। ये इसको क्यों डेंट पड़ा? डेंट इसलिए पड़ा कि इनके जो हेड मैनेजर थे वो नॉन प्रोफेशनल थे। वो होता ना कि वो मेले, क्या कहते हैं, मेले पे आए, वो तो इस तरह मूवमेंट थी कि जैसे कि वो पीर बादशाह मेले पे आए ना। जब एक सेकंड, गवर्निंग बॉडी जो थी वो पीसीबी था, ठीक है, फादर फिगर का रोल जो था वो पीसीबी का था, तो ये ऑनर्स तो ऑब्वियसली पीसीबी पे आता है कि इनको अथॉरिटेटिवली सारी चीज़ें गाइड करता, एक लेआउट देता कि ये आपने फॉलो करना है। तो हम कैसे उनको ये सारा ब्लेम उन पर ना डालें कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया, देखें या करवाया क्यों नहीं? देखें ये हो नहीं सकता कि इस तरह का उन्होंने कोई लेक्चर ना डिलीवर किए हो या बार बार उनके साथ मीटिंग्स ना की हो, क्योंकि आपके लोकल प्लेयर के साथ साथ ओवरसीज़, अभी आपने श्रीलंका की जो बात की है वो रिलेट करती है ओवरसीज़ प्लेयर के साथ, क्योंकि हमारे जो लोकल प्लेयर हैं तो उन खुदा ना खासा हर एक की जान तो बहुत कीमती है, लेकिन ओवरसीज़ अगर कोई डेंट पड़ जाता तो हम उसे रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जैसे पीएसएल ऑफ हुआ, पोस्टपोन हुआ, आईसीसी ने फौरन जंप इन किया। ऐसे ही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि मैं मेरा जो ख्याल है कि ये लूप होल फ्रेंचाइजियों की तरफ से ज़्यादा हुआ है। अच्छा। क्योंकि आपने क्राउड को भी अलाउड कर दिया। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि आप तो अंदर की स्टोरी समझते हैं, उसके पीछे हो सकता है कि मनी मेकिंग ऐसा कोई उनका प्लान हो कि जी क्राउड आएगा तो जो पूल ऑफ मनी बनेगा उसमें से जो एक इंसेंटिव है वो इंक्रीज़ होगा। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। उसके बाद हम ये बैठ के बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन हो कि आया कि क्यों 30% अलाउड किया, फिर 50% अलाउड अनाउंस किया, और फाइनल में तो 100% का भी बोल दिया। तो ये तो आप कोरोना को क्या कहते हैं राइट का इंडिकेटर दे के लेफ्ट मुड़ने वाली बात है ना। तो आप नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते, और नेचर के साथ जब भी आप छेड़छाड़ करते हैं तो फिर वो आपको मैं यही बात कर रहा था कि ये इतना निगलेक्टिव एटीट्यूड बड़ा डेंजरस था, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रहा था। पाकिस्तान में थर्ड वेव आ चुकी थी, इवन दो अभी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्पाइक ऊपर जा रहा था, जैसे अब आज से लॉकडाउन वाली चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। तो ये तो इनको चाहिए था कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के चीज़ें करते, और एक प्लान आउट। मेरा मानना ये है कि कम अज़ कम ये सारे सिनेरियो के साथ पीसीबी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, तमाम लॉ इन्फोर्स एजेंसीज और फ्रेंचाइज ऑनर, ये चार बड़े स्टेक होल्डर थे इसके अंदर, इनको एक मंथ पहले बैठ के, ओबियसली बैठे भी होंगे शायद, लेकिन इसको सीरियसनेस का अंदाज़ा मेरा ख्याल है ये लैक करके गई। अभी तो पीसीबी का स्टांस यही है कि हमने 2 अरकान की 2 टुकनी कमेटी बना दी और 31 को फाइंडिंग आएगी, जो जितने भी लूप होल हु इज द रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर सुहेल को तो पहले ही बकरा बनाया जा चुका है। देखिए मैं इरफान, जो रिस्पॉन्सिबल है उसको पनिशमेंट ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है। आप देखें कितने जो आपके लॉसेस हुए हैं, अगर आप उस वेंडर्स को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। और 500 लोगों को इस तरह हैंडल करना, और फिर जिस तरह की आपने मूवमेंट बात की कि शादियां भी हो रही हैं, सेल्फियां भी खींची जा रही हैं, तो वो काफ़ी लूप होल्स थे। जी। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर था वो क्राउड था, पाकिस्तानी नेशन थी, जो पाकिस्तानी क्रिकेट थी, जिसको सबसे बड़ा हिट पड़ी। देखें हम बड़े अल्लाह करके दुआ करते हैं कि या अल्लाह के यहाँ पे हमें कोई इंटरटेनमेंट मिल सके। और जिस तरह पीएसएल में उस दिन आपसे भी मेरी बात हो रही थी कि बेटर और बिगर हो रहा था जी, और पूरी दुनिया में एक इनकी रेपुटेशन बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि रिप्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही बात कि अगर आप श्रीलंका की लीग से कंपेयर करें या आप बांग्लादेश की लीग से कंपेयर करें तो वो बहुत अभी पीछे हैं। हमने इसको डेवलप किया और आहिस्ता आहिस्ता देखें कि हर बड़े टॉप क्लास प्लेयर की एक ख्वाहिश है कि हम पीएसएल खेलें, और जिस तरह की हमारी बॉलिंग अटैक है और यहाँ पे रन्स करना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी वजह है कि आपको सांस ही नहीं आता। और
मुझे भाई पाकिस्तानी ये सुपर लीग जो है ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लीग अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है आईपीएल के बाद। और मेरा ख्याल है इसका जो सबसे बड़ा नुकसान शायद हमें अगर ना करवाया, पीसीबी ने तो वैसे अनाउंस कर दिया कि जून की विंडो तलाश कर ली और जून में रिमेनिंग मैचेस होंगे, और वो बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर एक्सपेक्टेड है, इंग्लैंड ने आना है 14-15 साल बाद, तो ये दो यही वजह है, यही वजह है ना जी। बिल्कुल आप उन टीम को बाहर नहीं कर सकते। वो भी आपके माइंड में है कि अगर हमने पीएसएल नहीं करवाया तो वो आने से इनकार कर सकते हैं, तो ये भी डेफिनेटली उनके माइंड में होगा। लेकिन देखना ये है कि आपके जो जून में जो आपके पास विंडो बची है, तो इतनी गर्मी में, वो भी कराची में, हबस होगा, स्वेटिंग होगी, तो वो जो कंप्लेंट्स हैं, मैं डेफिनेटली एज ए क्रिकेटर यहाँ पे बैठ के बात कर सकता हूँ बड़ी आसानी से कि आधी प्लेयर्स से ज़्यादा जो है ना एवरेज जो 60-70% की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसी चीज़ को ड्रेसिंग रूम में कंप्लेन करते रहेंगे, यार आज गर्मी बहुत थी, एनर्जी बहुत वेस्ट हो गई। तो आपने फिर उसको हर रोज़ 2 मैच करवाने पड़ेंगे जी। तो इतनी ताकत इतने प्लेयर्स के लिए एनर्जी कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डन दैट, यू हैव टू डन। पूरा साल बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है और उसके अलावा बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, सीरीज़ हैं, तो उसके अलावा मेरे ख्याल इसके अलावा विंडो बनती भी नहीं है जी। मुजाहिद जमशेद से गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ इस पे ये बात करना चाहूँगा मैं, जो स्क्वाड भी अनाउंस किया गया मोहम्मद वसीम की जानिब से, उसमें ओबियसली देखा होगा 32 प्लेयर्स की उन्होंने अनाउंस किया। ओवरऑल पहली जो उन्होंने जो हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ देखी उसमें थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट किया गया कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ली, न्यू टैलेंट को इन्होंने चांस दिया। इसके ऊपर बात करें जो अभी इन्होंने कल अनाउंस किया टीम को, इस पर काफ़ी तनकीद भी इनको हो रही है। उसमें सबसे पहले हम T20 के हवाले से बात करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ प्लेयर्स का नाम ले देता हूँ आपके आगे। इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे माद वसीम, जो अभी तक जो न्यू बॉल के साथ सबसे अच्छा बॉल कर रहे थे और सबसे कम स्ट्राइक रेट। हाँ, यहाँ पे ये इससे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लें जी कि जो स्टेटमेंट वसीम ने दी है, इमाद वसीम के लिए जो बोला है कि जी ये प्रेडिक्टेड बॉलर है और नए बॉल के अलावा मिडल में ही एंड पे बॉल नहीं कर सकता। या ये तो प्लेयर के बारे में आपको 50 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हो, उस पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस प्लेयर पे जिसने काफ़ी डिलीवर किया हुआ है, आपको बड़े मैच जितवा के दिए हैं। आप उसको इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते और आप उसको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि अनाउंसमेंट, ऑलमोस्ट ये अनाउंसमेंट है कि भाई आपका कैरियर जो है ना सेकंड पे जा रहा है। नवाज के बारे में उसने कहा जी कि वो नया बॉल भी कर लेता है, मिडल पे भी कर लेता है और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े ब्रेक भी कर लेता है। तो ये चीज़ें सोच समझ के देखिए ना। सबसे अगर स्टैट्स के ऊपर बात करें, मैं जैसे बता रहा था कि सबसे जो अच्छा स्ट्राइक रेट, कम स्ट्राइक रेट के ऊपर न्यू बॉल के साथ वो पूरी दुनिया में वो माद वसीम है। देखो आपने आपका पीछे वो बेस्ट ऑलराउंडर भी रहा, तो आप उसको एकदम साइडलाइन कर देना। इतने 3-4 साल से टीम का कंसिस्टेंट पार्ट था, वो आप कैरी कर सकते थे 2 प्लेयर्स। देखिए आपको कुछ चीज़ें लिंक करनी पड़ती हैं, लिंक आपको एक वर्थ चेक करनी पड़ती है अपने प्लेयर्स की। अभी रिसेंटली वो बिग बैश खेल के आया है, उसकी वर्थ है उसको जितने भी ओवरऑल, मैं अकेला क्रिकेट कोच नहीं बैठा हूँ, दुनिया के जो उनके अपना सिस्टम के कोच है वो बहुत तगड़े हैं। अगर उन्होंने उसको सेलेक्ट किया है तो उसकी एबिलिटी पे किया है, उसकी जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे किया है। तो अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान आया है, नो डाउट कराची के लिए उसने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। उसमें वो सारी कप्तानों वाली भी एबिलिटीज हैं, जो एक अच्छे क्रिकेटर में ऑलराउंडर है। उसने 2-3 मैच ऐसे जितवाए हैं जो आपको पता है कि ऑलमोस्ट हम हाथ से निकल जा चुके हुए थे। तो उसके अकाउंट में, उसकी क्रेडिबिलिटी में विनिंग्स हैं जो उसने सिंगल हैंडेड मैच जितवाए। मेरा ख्याल है कि ये उन प्लेयर में से है मुजाहिद भाई जो प्रेशर मोमेंट के ऊपर अपने आप पैनिक नहीं होता। अगर हम 2-4 ही हमें शायद ऐसे प्लेयर मिलेंगे। देखो मेरी वो कोचिंग में भी खेला हुआ है, मेरे से बहुत लर्न किया है, मैंने उसे बहुत टीच किया है। इमाद को मैंने, हसन को बड़ा टीच किया है, मैंने अमर यामीन को अपनी कोचिंग में बड़ा डेवलप किया है। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बताना नहीं है, कई दफ़ा आपको ज़्यादा सुनना पड़ता है कि प्लेयर्स कहाँ लैग करते हैं और इनके प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, उसका सलूशन किस तरह निकालना है और इनको इजी कैसे रखना है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा वसीम जो है मुझे हाश लगा। अच्छा, उसमें तो कुछ और, मैं T20 की पहले बात कर लेते हैं। उसमें फिर जैसे हमारे पास अरशद इकबाल को चांस दे दिया गया, न्यू कमर। फिर उसके अलावा शहीन शाह तो ओबियसली है, उस्मान कादर हैं। इसके ऊपर शादाब के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा
शादाब की परफॉर्मेंस, जैसे अगर इन्होंने क्राइटेरिया रखा कि पीएसएल के अंदर जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, इवन दो अमाद के ऊपर भी उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि पीएसएल में इनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अगर ये क्राइटेरिया था तो शादाब का क्या था? शादाब की तो बैटिंग हमें नंबर 3 पे मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं हो। आप अपनी टीम को एक बड़ा नेगेटिव मैसेज देते हो कि अगर आपके जो मेन प्लेयर हैं, जो बैट्समैन हैं, वो आपके बाद आ रहे हैं और एक नीचे से ऑलराउंडर या बॉलर आके ऊपर आपसे नंबर 3 पे खेल रहा है, तो मैसेज ये जाता है कि शायद वो उनसे बेहतर है। ठीक है, तो वो हमने इस्लामाबाद की बैटिंग के अंदर भी लैक चीज़ नज़र आई, तो उसको उस सीन को ऐसे। प्लस शादाब के ऊपर एक और चीज़ भी है कि जब आपका कोई भी कैप्टन या वाइस कैप्टन, उसकी अपनी जो जगह है टीम स्क्वाड के अंदर, अगर वो परमानेंट नहीं है, इवन जैसे सरफराज की हमने बात की थी कि सरफराज की कैप्टनसी पे किसी को डाउट नहीं था, अपनी उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो अंडरमाइन जब हुई तो उनसे कैप्टनसी भी चली गई। तो वाइस कैप्टन तो मेरा ख्याल है रिजवान की ज़्यादा एक ऐसा प्रोमिनेंट फिगर था आफ्टर बाबर। अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट और परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेहतर है शादाब से, तो उसी को कैरी करना चाहिए था। देखो मैं यहाँ पे वसीम को एडवाइस कर देता हूँ कि वसीम, अगर आपने इमाद को बाहर निकाला, एक लॉजिकली बात की है कि जी वो नए बॉल के अलावा मिडल में ही एंड पे नहीं कर सकता, तो आप अगर इस पीएसएल की बात करते हैं तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि जिस मैच में शादाब खान ने बॉल किया, दूसरी टीम वन साइडेड ही मैच ले जाती थी। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है कि जब आप बॉलिंग करने आए तो दूसरी टीम आपके ऊपर हैवी हो गई, इसका मतलब है कि आप में वो पहले वाली एबिलिटी नहीं रही और छोटा रन अप करने के साथ साथ उसकी में बाइट भी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। डोमेस्टिक में भेजते और उसको कहते कि आप परफॉर्म करके टीम में वापस आएँ। आपने शादाब को, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का उसने परफॉर्म किया वो डिज़र्व नहीं करता था इस ओवर पे। अच्छा, फिर थोड़ी सी हम फास्ट बॉलर के अंदर ऐड देखें, बात करें तो जैसे अरशद इकबाल की हमने बात की, हुसैन का कमबैक हुआ है, वहाब रियाज, आमिर तो ऑब्वियसली उसने खुद ही कह दिया कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलूंगा, तो उस पर हमें चलें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहाब रियाज को ऐड नहीं किया गया। वहाब रियाज ने, जैसे हमने देखा कि 2-3 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, एक न्यूजीलैंड के अंदर उनकी सीरीज़ अच्छी नहीं गई, उसके अलावा फिर वो साथ ही साउथ अफ्रीका से ड्रॉप हो गए, इधर भी उन्होंने लास्ट 2 मैचेस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की पीएसएल के अंदर, तो उसका एक्सक्लूजन कैसे देखते हैं कि उसको ऐड नहीं किया गया? देखें, अगर पहले 2-3 मैच देखें तो 50 अबव रन हुए उनको, वहाब रियाज को थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, फिर उसने 4 विकेट्स भी लिए एक मैच में, अच्छा कमबैक किया। देखें, ये बड़े बॉलर की निशानी होती है कि आप में कमबैक एबिलिटी कितनी है, उसमें जो कमबैक एबिलिटी उसने शो की। जब आप किसी चीज़ शो कर देते हैं तो फिर आपको फिर उसके बारे में भी एक लॉजिकली बात करनी चाहिए, और यहाँ पे जो मीडिया के बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको भी सिलेक्टिव किस्म के सवाल करने चाहिए ताकि उसके ऊपर प्रेशर रहे और उसको भी पता चले कि भाई सिर्फ एक प्लेयर के लिए मैंने बात नहीं करनी, हर प्लेयर जिसको सिलेक्ट किया उसके पीछे लॉजिक देना है कि मैंने उसको क्यों सिलेक्ट किया। नो डाउट आपने इकबाल की बात की, वो कराची के लिए खेल रहा था और वो पाकिस्तान कप्तान के अंडर खेल रहा था, तो हो सकता है कि उसका ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्ड इन हो गया हो कि कप्तान के सामने। आपको रोकूंगा, कल की रिसेंट अपडेट ये है कि बाबर आजम ने बोर्ड से कांटेक्ट किया वसीम खान से और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है कि जो टीम मैंने फॉरवर्ड की थी, या मिसबाह हक ने भी ये कहा कि हमने जो फॉरवर्ड की थी उसमें कई चेंजिंग कर दी गई, तो हमारी जो बताई गई टीम है उसमें हमारा इनपुट लिया ही नहीं गया, और बोर्ड भी अब सोच रहा है कि मोहम्मद वसीम के साथ एक कंबाइंड मीटिंग की जाए और इस इशूज़ के ऊपर बात की जाए। जैसे उन्होंने हुसैन तलत को कहा, इफ्तिखार को ड्रॉप कर दिया गया, फिर तीसरा खुशदिल शाह को ड्रॉप कर दिया गया, तो इन्होंने ये तीनों नाम का कहा था कि इनको टीम में चाहिए। फिर इसी तरह उन्होंने फ़खर को भी मांगा, उन्होंने कहा शर्जील हमें अभी नहीं चाहिए, पहली प्रेफरेंस उन्होंने इसकी दी, फ़खर की दी। तो ये 3 का निकलना और इसका देखना, और प्लस आप क्या समझते हैं कि कैप्टन का वाकई इनपुट इतना ही ज़रूरी होता है चीफ सेलेक्टर के साथ? देखें, इमरान खान जब कप्तान था तो वो ऑल इन ऑल था जी, क्योंकि उसने जवाब दे होना है, उसने जवाब देना है कि मैंने ये टीम अपनी मर्जी की सेलेक्ट की और फिर आप रिजल्ट का वेट करो। तो यहाँ पे बाबर को तो आपने पूरी अथॉरिटी दी हुई थी, जब मिसबाह से वो कहा गया कि जी जितनी भी अब टीम सिलेक्शन है और उसमें कप्तान की जो पावर है वो ज़्यादा है, तो उसमें आगे फिर मैं समझता हूँ कि इसको एक टेबल पे बैठ के ये चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए कि किसकी क्या डोमेन है। और जिस तरह बाबर ने कंप्लेन की है, तो बाबर डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि मैं टूर पे जाऊँ तो वहाँ से हार के आऊँ, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं फ़खर की बात करूँगा, नो डाउट उसने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन अपोजिशन को जब आपकी बैटिंग के अगेंस्ट प्लान करना आसान हो तो ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा
इसमें मुझे जो नज़र आया एक चीज़ बड़ी वेयर्ड नज़र आई इस पूरी तीनों सिलेक्शन के अंदर। जिस तरह आपने तनकीद से बचने के लिए, जैसे आप जस्टिफाई नहीं करते अपनी, आपने मेरिट के साथ थोड़ा सा जस्टिफिकेशन पैदा की कि शर्जील को मैंने T20 में चांस देना है और उसके फ़खर को मैंने ODI में दे देना है। सबसे रिडिकुलस जो मुझे एक चीज़ नज़र आई इसमें सारी सिलेक्शन के अंदर कि जाहिद महमूद ने जो तीसरा मैच पाकिस्तान को मेरा ख्याल है जिताया, जो T20 मैच हुआ, उसको निकाल के टेस्ट के अंदर इंडक्ट कर दिया गया। और टेस्ट में जैसे हमें टेस्ट की तरफ मैं भी पूरी टीम पे बात करूंगा आपके साथ कि यासिर शाह नहीं थे तो उधर डाल, आप क्या अकोमोडेट कर रहे हैं लड़कों को? अच्छा, एक को T20 खिला देना, एक को टेस्ट खिला देना, एक को T20 खिला देना, एक को ODI खिला देना, तो ये तो कभी भी जस्टिफाई, एक अच्छा प्लेयर है तो तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। इट डजंट मीन कि उसको एक फॉर्मेट में डालें। अगर सिलेक्शन आप प्लेयर्स की देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव अप्रोच, अपने आप को भी सेव कर रहे हैं। हाँ, सेव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, जिस तरह दानिश है उसका भी नाम आया टेस्ट में, यहाँ अगर खिलाना तो उसे अपने मुल्क में खिलाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी के साथ खेलता, अपने क्राउड के साथ। नो डाउट क्राउड नहीं था। आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉलर किस जगह पे ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप बात करें कि पिछली सिलेक्शन की और उसमें बड़े प्रोडक्ट दे दिए, कौन सा प्रोडक्ट दिया है भाई जी? इमरान भट्ट को खिलाया, उसने परफॉर्म नहीं किया, अच्छा प्लेयर होगा, हमने तो उसको अच्छा कहना जो हमारे सामने परफॉर्म करेगा। और दूसरा आबद अली जिस तरह जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 1-2 टूर होगा उसके बाद। लेकिन आपको करना क्या है? करना ये है कि आपने असद शफीक का कैरियर ख़त्म कर दिया, आपने शान मसूद जो कि फ्यूचर कैप्टन कह रहे थे उसका कैरियर। जो कोच और कप्तान का काम होता है कि आप जो 2 साल 3 साल खेलने वाले प्लेयर्स हैं, जिसमें शफीक की बात कर रहा हूँ, असद शफीक और शान मसूद, उनका कैरियर 3 साल पे हो गया। तो ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए कि कौन से प्लेयर हैं जिनको हमने टेस्ट क्रिकेट में लेके चलना है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो दूसरी अपोजिशन टीम को बड़ा आसान टारगेट मिलता है। क्योंकि अगर मैं ऑसम पे वीक हूँ तो मैं समझता हूँ कि दूसरी टीम के लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। फ़खर ज़मान ने जब से टीम में आया उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया, तो ये भी चीज़ सामने रखनी चाहिए कि अगर एक प्लेयर में डेवलपमेंट एबिलिटी नहीं है, इन्हेंस नहीं कर रहा और दूसरों के लिए अपोजिशन के लिए इजी टारगेट है, अभी आउट कर गया तो कल चले तो शाम तक वरना चांद तक, तो इस तरह की माइंडसेट नहीं होना चाहिए सिलेक्टर के माइंड में। अगर आप बात करें जो लेफ्ट आर्म स्पिनर दिया नुमान, आप ये मत बोलें, आपने 2 टेस्ट मैच तो जीते इरफान जी, लेकिन हारे हुए जीते। जी नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुजाहिद सर से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मोहम्मद वसीम ने कहा कि हम करंट प्लेयर और मैच विनर प्लेयर की वो फोकस में ज़्यादा करता हूँ। अगर करंट परफॉर्मेंस के अंदर बात की जाए तो डोमेस्टिक के अंदर शोएब मकसूद एक ऐसा हमें साल डेट के अंदर बैट्समैन नज़र आया जिसने 167 के स्ट्राइक रेट के साथ ODI के अंदर और T20 के अंदर भी परफॉर्मेंस दी। हमें दूसरी तीसरी दफ़ा देख रहे हैं कि उसको शामिल नहीं किया गया। इसी तरह शोएब मलिक की बात की जाए कि भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, तो इन पिचेस के ऊपर हमें देखने में आता है कि वो एक ऐसा सीनियर प्रो है जो मोहम्मद हफीज़ के साथ बड़ा अच्छा वैलिड अपना रोल प्ले कर सकता है। तो ये 2-3 चेंजिंग जो आपको कैसी लगती है कि ये ऐड नहीं किया जा रहा, और मुझे लगता है कि शायद इनको वर्ल्ड कप तक भी आप कैरी नहीं करेंगे? देखिए, जिस तरह आपने बात की कि शोएब मकसूद उसमें एबिलिटी है, अभी है उसके अंदर 2-3 साल क्रिकेट है, अभी बाकी है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको बता रही होती है कि आप कितने हंगरी हैं कि आप अपनी टीम में कम बैक। मैंने एक प्रोग्राम में बात भी की थी कि आपको इस PSL में बड़े पॉपकॉर्न मिलेंगे, पॉपकॉर्न जिसमें फ़खर ज़मान, शोएब मकसूद, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज जो उछल रहे होंगे कम बैक के लिए, शुएब मलिक कम बैक के लिए उछल रहे होंगे। और स्वाए एक प्लेयर के मेरा ख्याल है कि कोई भी टीम में जगह फ़खर ज़मान के अलावा कोई भी टीम जगह नहीं बना सका। तो ये भी एक सिलेक्टर की जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि मैंने फ्यूचर किस तरह लेके चलना है। वर्ल्ड कप के बाद भी तो एक वर्ल्ड कप आना है ना। जी, तो आप क्या कहते हैं, करंट सिचुएशन में रह के जो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं आप उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि शोएब मलिक का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो वो एशिया पिचेस पे बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं और उनका फिटनेस लेवल भी अभी भी इंटैक्ट है किसी भी यंगस्टर की तरह। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा कॉम्बो बन सकते थे। इसी तरह बॉलिंग के अंदर वहाब और आमिर का मेरा ख्याल है इंक्लूजन, क्योंकि हमने देखा कि हारिस रऊफ ऑल्दो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शहीन शाह के साथ, लेकिन अगर जब एक्सपेंसिव होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। देखो, आपको किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आपको आप देखें ना, मैं भी कई दफ़ा कह देता था रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है, ठीक है। अब मेरी जो राय वो बदल गई है। मैं कहता हूँ कि वो नंबर 1 नहीं है,
वो ही इज़ द ओनली वन, जी वो ओनली वन बन चुका हुआ है। जिस तरह उसने डोमिनेट किया पीएसएल में, उससे पहले न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही? 6, 7, 8 पे जी। आपको रसल चाहिए, आपको उस जगह पे पोलार्ड चाहिए। इस तरह की प्रोडक्ट पे आप जान मारें, उस तरह की प्रोडक्ट आपको कहीं जाके भी ढूंढनी पड़े तो उसको लेके आए। अब इन्होंने उसका एक ही नाम और सारों को निकाल के, आपने खुशदिल शाह निकाल दिया, आपने इफ्तिखार वाल्दो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन नहीं, उसमें देखो आज ये भी आपके प्रोग्राम में ये बात कर देते हैं, नो डाउट पाकिस्तान के लिए कोई भी खेला हो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, उसमें एनर्जी नहीं है। जब वो बॉल और बल्ले का मिलाप यहाँ पे जोर लगाना पड़ता है तो ऐसे प्लेयर को फिर साइड पे कर दें। अब देखो अगर हम उससे उलट बात करें, मैं यहाँ पे फ़हीम अशरफ की ज़रूर बात करूँगा। वेल डन फ़हीम, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बड़ा आपका मोमेंटम बना हुआ है, बड़ा अच्छा बल्ला आ रहा है और बड़ी टेक्निक आपने बहुत इंप्रूव की है। और इस तरह के प्लेयर्स आपको चाहिए जो ज़रूरत पड़े 3 नंबर पे भी खेले और 7 नंबर पे भी खेले। तो इस तरह की डेवलपमेंट हो जो आपको 2-3 ओवर भी करके दे सके, इस तरह के प्रोडक्ट लेके हैं। इस तरह के अगर ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिस तरह नुमान अली 36 साल की एज में है, नो डाउट डिजर्व करता था, कितना खेले, 1 साल खेलेगा, 2 साल खेलेगा, फिर आप ढूंढने भागेंगे कि आप कहाँ से प्लेयर्स ढूंढ के लेके आए और अभी से बड़े फैसले करें। उसमें साथ ये है कि अब आपने वो जो स्लॉट हम बात कर रहे हैं उसमें आसिफ अली को चांस दिया गया, पहले भी बड़ी दफ़ा उनको चांसेस मिले। मेरा ख्याल है, आई पर्सनली फील कि दैट वुड बी द लास्ट चांस फॉर हिम। अगर वो इस दफ़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो शायद वो वर्ल्ड कप तक या लंबा सर्व करेंगे, बट अगर इस दफ़ा ना हुए तो दैट कुड बी द माइट बी लास्ट चांस फॉर हिम कि वो आगे हमें नज़र ना आए। तो उसकी इंक्लूजन को कैसे देखते हैं? देखो बात ये है कि आखिरी चांस है, आखिरी चांस टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए होता है। उसकी तो बारी 3 ओवर आती है, 4 ओवर आती है, तो वो तो हर वक्त उसकी छुरी यहाँ पे लटकी हुई है। हाँ। जब उसकी बारी आनी है उसने हिट ही मारनी है और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। या 4 जल्दी आउट हो जाएंगे, उसमें आप फंस जाते हो कि आप इसको तेज खेलना है या मैं अपनी इनिंग बनाऊं, तो इसमें भी आप फंसते हैं। जब ऊपर वाले बैटिंग परफॉर्म करते हैं, आपकी 4 ओवर बारी आती है तो पता चलता है आपने टारगेट जो है वो 60 रन का मिला हुआ कि जी आपने 4 ओवर में 60 करना है, तो वो कहते हैं रजिया फंस गई गुंडों में। तो वो बेचारा उस नंबर पे फंस गया है कि जहाँ पे मेरा ख्याल है कि हर वक्त वो स्टेक पे ही रहेगा। जी। अब थोड़ी ओडीआई की बात कर लेते हैं। ओडीआई के अंदर हमें काफ़ी टाइम के बाद हम ओडीआई खेलेंगे, लास्ट डोमेस्टिक खेले थे हम, उसके बाद हमने हमारी टीम नहीं ओडीआई खेली। उसमें अब्दुल्ला शफीक को ऐड किया गया जी, ठीक है, बाबर आजम है, दानिश अजीज़ है, फ़खर जमान है, हैदर अली है, इमामुल हक है, सऊद शकील हैं। अब बैटिंग की पहले अगर बात करें तो बैटिंग ऑर्डर हमें ओपनिंग में तो चले, मेरा ख्याल है कि बाबर तीसरे नंबर पे आएंगे और फ़खर और इमाम जो हैं वो ओपन करेंगे। हारिस सोहेल की बात हमने की कि बाबर ने उनको डिमांड किया, वो नहीं दिए गए, ठीक है। अब उसकी जगह पे 2 हमारे पास प्लेयर हैं, सऊद शकील आ जाते हैं या दानिश अजीज़ आ जाते हैं, तो मिडल ऑर्डर बड़ा वीक नज़र आ रहा है हमारा बैटिंग के अंदर। उसको कैसे देख रहे हैं आप? वीक नहीं कह सकते अनटिल जब तक आप उसको चांस नहीं देते। आप उनको चांस दें, बड़ा दिल करके दें, फिर देखें वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह भागते हैं। ठीक है। बिफोर टाइम हम कहेंगे हमारा ये वीक है और मिड ऑर्डर वीक है, तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव ये था कि हम नए लड़के को जब भी चांस देते हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक की बात करें, हमने T20 के अंदर न्यूजीलैंड में चांस दिया, बेचारा दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो गया, बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ, चले बोर्ड ने वो प्रेशर सस्टेन किया, उनको टीम के साथ कैरी करें। मेरा वैसे स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब भी आपको टैलेंट हंट कर लेते हैं, आल्दो वो बड़ा स्कोर ना करे बेशक, आप उसको थोड़ा लेके चलें, उसको प्रिपेयर करें। जब वो प्रिपेयर आपको लगे कि ये, चाहे आप उसे A टीम में रखें जहाँ अपने साथ कैरी करें, जब वो कमोडिटी बन जाए तो फिर उसको थ्रो करना चाहिए। हमारा अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा, जब कोई टैलेंट आइडेंटिफाई होता है तो हम उसको डोमेस्टिक में चांस देते नहीं है, इंटरनेशनल टूर पे उसको फेंक देते हैं बेचारे को, वो उधर परफॉर्म नहीं होता, फिर वो 2-3 साल नज़र ही नहीं आता। तो ये क्या नेगेटिव अप्रोच नहीं है कि यंगस्टर को हम उधर खेलें, पुरानों को इधर लोकल खिला के स्कोर करवाएं? आप अक्सर इरफान देखते होंगे कि काफ़ी डॉकआउट शेयर किया, ड्रेसिंग रूम शेयर किया उस्मान कादर ने जी, शदाब के साथ, कप्तान के साथ सिचुएशनें बनी, निकलना कैसे है, फिर अपने आप से बंदा होटल में जाके बात करता है, अगर मैं आज होता तो मैं किस तरह का प्लान करता, उसकी प्लानिंग बनती गई, आप उसको साथ टीम के साथ कैरी करते रहे और जब उसको मौका मिला वो तैयार हो चुका हुआ था। और नो डाउट वो भी मेरी कोचिंग में खेला हुआ, वो बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता है जी। ऐसे ही कि मकसद ये है कि आपने अगर किसी को चांस देना है
तो फिर ड्रेसिंग रूम भी शेयर करवा दें। हाँ। और वहाँ पे डिस्कशन जो पेप लेके टॉक चले होती है उसके बाद आप उसको उतारें ग्राउंड में और चांस दें कॉन्फिडेंस के साथ कि आप बड़े 2-3 players के मैच साथ खेलोगे। बैठे, हाँ जी। जिस तरह इमरान देता था हमेशा उसने जिसमें साजिद अली था, जिसमें मंसूर अख्तर था, जिसमें जाहिद सारे। फजल था, वैसे प्लेयर्स हैं मेरे सामने जो मिसाल है कि उनको कहता था कि ये पूरी शारजा कप तूने खेलना है, 4-4 5-5 मैच देता था कि यार आपने घबराना नहीं है, घबराना वो तो आज भी वो आज भी कहते हैं कि घबराना घबराना नहीं है। अच्छा, ओडीआई की जो बॉलिंग की बात करें तो वो हमारे पास थोड़ी सी वही पुराने नाम नज़र आ रहे हैं। हसन अली ओबियसली 2-3 साल के बाद उनका कमबैक हुआ है। हसनैन और शहीन शाह अफरीदी तो रेगुलर पार्ट हैं, हारिस रऊफ़ हैं और उस्मान कादर हमें नज़र आ रहे हैं। वो शादाब भी हैं, मेरा ख्याल है शादाब भी खेलेंगे क्योंकि वाइस कैप्टन भी हैं। तो बॉलिंग मेरा ख्याल है सिमिलरली T20 की तरह वही आएगी ओडीआई के अंदर भी। हाँ, कम्बिनेशन बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको शादाब को खिलाते हुए डर लगेगा क्योंकि अगर PSL देखें तो उसमें उसको बहुत फेंटी पड़ी है। कई एक ओवर में तो 4 छक्के पड़े, याद है आपको शर्जील ने मारे थे बिल्कुल। तो आप फिर बचना शुरू हो जाते हैं। अभी अगर इमाद की भी बात करूं, इमाद को डेफिनेटली 2 मैचों में उसने बॉलिंग नहीं की, यही रीजन बनी मेरा ख्याल है उनकी एक्सक्लूजन की भी। ये देखो मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि गलती कर रहा है। आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर आए खुल के हैं। सेम मिस्टेक, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, सरफराज वाली मिस्टेक की, जिससे सरफराज वही जो ओपन किया उसने, नहीं ओपन तो बाद में किया ना, जब वो कैप्टन थे तो अपने आप को थोड़ा हाइड कर दिया कई मैचेस के अंदर, पहले अभी नहीं, अभी तो खुल के आया ना, ओपन भी किया तो अच्छी चीज है कि चले कंपटीशन में आ गए। तो ये इमाद ने भी सेम सरफराज वाली मिस्टेक की कि अपने आप को हाइड कर दिया। अगर कैप्टन होता और आपको बॉलिंग पे ट्रस्ट था तो आपको बॉल करना चाहिए था। बिल्कुल, देखें नवाज जो आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच था और पहला मैच 15 मैचों के बाद पहला मैन ऑफ द मैच, और हर प्लेयर की एक ड्रीम होती है कि मैं मैच का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनूं। तो वो आप उसको फिर ऑल ऑफ सडन डिनाई नहीं कर सकते, आपको उसको टीम के साथ कैरी भी करना और खिलाना भी है। इमाद को ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए थी कि वो आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच है, उसको बीट करना है तो मुझे बॉलिंग करनी पड़ेगी, मुझे विकेट्स लेने पड़ेंगे, मुझे एक आधा इतनी बुरी भी बैटिंग नहीं करता, अगर 2 साल पीछे चले जाएं तो ये नंबर 3 पे भी बैटिंग करने आता था। तो उसको वो सारे चांस लेने चाहिए थे जो उसको अपनी टीम में जगह बनाने में हेल्पफुल होते। ठीक बात। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लैक की हैं। आप होप के फ्यूचर में इस तरह इमाद जैसे भी प्लेयर हैं वो ऐसी गलती ना करें कि इनके छुपने की कोशिश ना करें। हसन अली, देखो हसन अली की हम यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे इरफान। उसकी वजह ये कि आपने कमबैक किया, इमीडिएटली किया, आपने टाइम नहीं लगाया, वरना हम यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे होते कि हसन अली को थोड़ा सा टाइम दो यार। उसने प्रूव किया कि दोबारा वो सुपरस्टार है क्योंकि जिस तरह वो स्किट करता है बॉल, उसने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से फिनिश किया था। तो इसलिए उसके जो 2 साल है उसके अपने ज़ाया हुए हैं, पाकिस्तान के ज़ाया हुए हैं, लेकिन मकसद लेकिन उसने वो डिलीवर करके दे दिया। आप कितने, मेरा ख्याल है कि आपको 20 मैच चाहिए होते हैं कि मैन ऑफ द मैच टेस्ट क्रिकेट में बनने के लिए, उसने आते 2 मैचों में परफॉर्म कर दिया। आपको टेस्ट सीरीज जितवाई अगेंस्ट वन साइडेड मैच हुआ, दूसरा टेस्ट मैच वन साइडेड हुआ, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान 20 आउट नहीं कर पा रहा था, उसकी बॉलिंग ने वो स्पार्क पैदा किया, वो चीज पैदा की कि जिसने पाकिस्तान एनर्जी देखो बात ये कि उस मैच में दोनों मैचों में 2 गलतियां की ना। देखिए हम खेल रहे थे 11 के साथ, साउथ अफ्रीका खेल रहा था 9 के साथ, ऐसे ही डुप्लेसिस भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। वो आता था, हमें पता होता था वो आउट होना है, और डिकॉक भी परफॉर्म नहीं कर रहा। वो 2 पिलर थे उनके, ऐसे ही वो 9 से खेल रहे, हम 11 के साथ खेल रहे थे। तो वो अगर आखिरी टेस्ट मैच भी देखें ना, उस मैच में हसन ने जब नया बॉल लिया है तो मैच चेंज कर दिया। ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसलिए मैं खुश होता हूँ ऐसे प्लेयर्स के जो कम बैक करते हैं और इतना हार्ड कम बैक करते हैं और प्रूव करते हैं कि जी वी आर द स्टिल बेस्ट, और एक एनर्जी लेके टीम में आए। अच्छा बजाज भाई, मैं लास्ट आपके टेस्ट स्क्वाड के वाले से भी क्विकली पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि वही समहाउ चल रहा है, अब्दुल्ला शफीक, अबद अली वगैरह वो सारे वही बैटिंग तो समहाउ वो है। एक उसमें नया चेंज नज़र आया, सलमान अली आगा को चांस दिया गया, कामरान गुलाम जिसने 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक बच्चा खेला ही नहीं है, वो रिकॉर्ड बना के टीम में ऐड किया गया। नेवर टेक द क्रेडिट फ्रॉम सलमान आगा कि वो भी अच्छा प्लेयर है, बट एक कामरान गुलाम को रीज़न के ऊपर आपने सेलेक्ट किया और किस रीज़न पे आप बाहर कर दिया, वो खेला ही नहीं। इसी तरह दूसरा यासिर शाह नहीं है तो उसकी जगह जाहिद महमूद को आपने डाल दिया। बेस्ट बॉलर मैं समझता हूँ, लेग स्पिनर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन T20 में उसने परफॉर्म किया। जंप इन आप टेस्ट में करा रही हैं, ये 2 के वाले से बताइए। देखो जो आखिरी T20 मैच हुआ जिसमें जाहिद खेला, आपकी सांस रुकी हुई थी। हाँ,
आप ये सोचना बंद कर दिया था हो सकता हम जीतें या हारें। बिल्कुल ऐसे ही है। जीत कंफर्म नहीं थी लेकिन जायद की इंडक्शन से आप जीत कंफर्म हो गई थी। इतना हाइप दे के कि आपने उसको तीसरा T20 इसलिए खिलाया कि हमें बचा लेना। ऐसे ही है। आपने 2 स्पिनर्स उतारे स्पिनर ऐड किया, हाँ। और ट्रस्ट किस पे किया? जायद के पे, और उसने वो T20 आपको जितवा के दिया। नो डाउट नवाज मैन ऑफ द मैच था। एक तरफ आप उसको इतना सुपर डुपर स्टार एंट्री डाल रहे हैं, एक तरफ उसी फॉर्मेट में आप उसे बाइट कर रहे हैं, हाँ। तो मीन्स के वो ये लॉजिक बनता नहीं है। अगर भाई कोई किसी को मसला है तो आओ कोई मशवरे ले लिया करो यार। ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के कोई नॉनसेंस की बात करते हैं या लॉजिक के बगैर बात करते हैं। तो ये वो चीज़ें सोचनी चाहिए आपको कि आपको भी ऑब्जर्व करने वाले बैठे हुए हैं और आपको भी हम बैठ के यहाँ पे इरफान मेरा ख्याल है कि कमरान गुलाम को भी बताइए। हाँ कामरान, देखें बात यह है कि एक बंदे ने 37 साल हिस्ट्री ब्रेक की है, तो उसको वेट नहीं करवाना चाहिए। अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता या कप्तान होता या कोच होता, मैं डेफिनेटली उसको इमीडिएटली चांस देता, क्योंकि उसका एक मोमेंटम बना हुआ था। जब आपका मोमेंटम फॉर्म लगी हुई है, दैट्स व्हाट आई मीन कि आप देखें फॉर्म कभी कभी लगती है। हम भी इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान अंडर-19 की भी कप्तानियाँ की, भाई फॉर्म कभी कभी लगती है, तो उसकी फॉर्म में जंग ना लगाओ, उसको खिलाओ और फिर देखो कि वो किस तरह का परफॉर्म करता है, और मुझे उम्मीद है कि वो परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरा आपसे डिस्कशन हमारे शायकीन को बहुत पसंद होगी, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। नाज़रीन आपने आज का शो देखा, होपफुली आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।